हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, पिछली क्लास में हम यही चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया था, सागरीय निक्षेप। तो मैंने आपको बताया कि समुद्र में जो निक्षेप है उसके 4 स्रोत हैं। पिछली क्लास में आपने देखा भूमिज स्थलजात निक्षेप, जैविक पदार्थ निक्षेप, ज्वालामुखी पदार्थ निक्षेप और अजैविक पदार्थ निक्षेप। आज की हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे और बच्चे एक एक को समझना शुरू करेंगे। यहाँ पर केयर कीजिएगा, भूमिज निक्षेप से सवाल आ चुके हैं, जैविक पदार्थों से भी सवाल हैं। तो हमें इन चारों कैटेगरी को सीखना है ताकि हमारा कोई भी सवाल जो है बाहर नहीं जाए। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले हम किसे हेडिंग बनाएंगे? भूमिज निक्षेप को, और एक एक को पढ़ना शुरू करेंगे और इतने वैज्ञानिक तरीके से हमें पढ़ना है ताकि सारे सवाल अपने आप बनते चले जाएं। और निश्चित आप क्वेश्चन बैंक खोलकर देखेंगे तो आप खुद को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे स्थलजात निक्षेप को। क्लियर है? चलिए, यहां सभी बच्चे हम क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा निक्षेप है वो क्या है? स्थलजात निक्षेप। स्थलजात निक्षेप। क्लियर है? जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था? भूमिज निक्षेप या टेराजिनस निक्षेप, यही बताया था। चलिए बच्चे समझिए, सबसे पहले है स्थलजात। देखिए, स्थलजात में साफ आपको समझ में आ रहा होगा, ये स्थल से रिलेटेड है। स्थलजात यानी स्थल से ये निक्षेप सागर को मिला है। तो याद रखिएगा बच्चे कि ये पदार्थ जो है धरातलीय भागों से मिला है। किससे मिला है? धरातलीय भागों से। लेकिन धरातलीय भाग से कैसे मिलेगा? जाहिर है टूटने के कारण। तो याद रखिएगा कि धरातलीय भाग के अपक्षय और अपर्दन, मैंने आपको सब पढ़ाया है। तो धरातलीय भाग के अपक्षय और अपर्दन के जो दूत हैं, उन दूतों के कारण ये किस में लेकर आया गया है? सागर में लेकर आया गया। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखना है आपको कि ये पदार्थ धरातलीय भाग के, चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। याद रखना है आपको कि ये जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ धरातलीय भाग के, धरातलीय भाग के अपक्षय, मैंने आपको सब समझा दिया अपक्षय क्या होता है। ठीक है, अपक्षय एवं, यानी पहले अपक्षय होगा, उसके बाद क्या होगा? अपर्दन होगा। क्लियर है? तो याद रखना है कि ये पदार्थ धरातलीय भाग के अपक्षय तथा अपर्दन के दूतों द्वारा सागरीय जल में लाया जाता है। यानी अपक्षय एवं अपर्दन के दूतों द्वारा, अपर्दन के दूतों द्वारा। अब अपर्दन के दूत में मैं किसे काउंट करूं? तो नदी को काउंट करूं और पवन को, क्योंकि और चीज नहीं है बच्चे जो यहां तक पहुंच पाए। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है कि यह पदार्थ धरातलीय भाग के अपक्षय एवं अपर्दन के दूतों द्वारा, जैसे नदी एवं पवन, ठीक है, अपर्दन के दूतों द्वारा सागरीय जल में लाई जाती है। सागरीय जल में लाई जाती है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो फिर से सभी बच्चे याद रखिए कि स्थलजात निक्षेप धरातलीय भाग के अपक्षय से और फिर अपर्दन के दूतों द्वारा, अपर्दन के दूत में हम किसे लेंगे? नदी और पवन को। कहां लेकर आई जाती है बच्चे? सागरीय जल में लेकर आई जाती है। यानी जमीन के स्थल या धरातल का अपक्षय हुआ, जिससे मलबा मिला, फिर अपर्दन के दूत में नदी और पवन इन मलबों को अपने साथ ढोते हुए कहां लेकर आ जाते हैं? सागर के जल में लेकर आ जाते हैं। तभी हम इन्हें स्थलजात निक्षेप कहते हैं। क्लियर है? या हम इन्हें क्या कहते हैं? भूमिज निक्षेप। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि अतः इन्हें भूमिज पदार्थ कहा जाता है। अतः इन्हें भूमिज पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अतः इसे भूमिज पदार्थ कहा जाता है। यानी ये जो निक्षेप आते हैं बच्चे, इसी निक्षेप को क्या कहा गया है? भूमिज पदार्थ कहा गया है। भूमि के जो पदार्थ हैं वो कहा गया है। अच्छा, फिर याद रखना है कि सागरों में इनके निक्षेपण में श्रेणीकरण पाया जाता है। यानी जब इनका सागर में निक्षेपण होता है, याद रखेंगे कि सागर में निक्षेपण में, यानी जब इनका सागर में क्या होता है? निक्षेपण होता है। तो हम ये देखते हैं बच्चे कि सागर में निक्षेपण में इनमें श्रेणीकरण मिल जाता है। क्या मिल जाता है? श्रेणीकरण। तो देखिए, सीखते हैं कि ये श्रेणीकरण क्या होता है। याद रखिएगा, सागर में निक्षेपण में क्या होता है बच्चे?
इनमें श्रेणीकरण पाया जाता है। देखिए श्रेणीकरण का मतलब है इनमें कैटेगरी बन जाती है, यानी कि ग्रेड बन जाता है। तो हम इसी को क्या कहते हैं, ग्रेडेशन कहते हैं। तो क्या पाई जाती है, ग्रेडेशन पाई जाती है। पूरी बात समझ में आ गई। यानी कि जब इन्हें सागर में निक्षेप किया जाता है तो इनके निक्षेप में श्रेणीकरण, ग्रेडेशन पाई जाती है। इस बात को भूलिएगा नहीं बच्चे कि जब नदी और पवन इस मलबे को समुद्र में फेंकते हैं तो जब मलबे को डालते हैं तो उसे निक्षेपण कहा जाता है। तो जब इनमें निक्षेपण होता है तो हम देखते हैं कि मलबों में क्या मिलता है, श्रेणीकरण पाया जाता है। अब श्रेणीकरण क्या होता है, तो जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं वो तट के करीब होते हैं। ठीक है, यहां देखिए समझिए बच्चे कि जो बड़े बड़े पदार्थ हैं, क्लियर है, बड़े बड़े जो पदार्थ हैं वो तट के समीप होते हैं। बड़े बड़े पदार्थ कहां होते हैं, तट के समीप होते हैं। ठीक है, एवं एक बात याद रखिएगा, एवं बढ़ती गहराई के साथ, यानी आप जैसे जैसे सागर की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ती गहराई के साथ क्या होता है बच्चे, यानी आप जब सागर की ओर आप जाएंगे तो जो महीन पदार्थ होते हैं वो सागरीय जल के साथ घोल के रूप में लटके रहते हैं। तो बढ़ती गहराई के साथ जो महीन पदार्थ है, महीन पदार्थ वो क्या करते हैं बच्चे कि सागरीय जल में, यानी जो महीन पदार्थ हैं वो सागरीय जल में घोल के रूप में, याद रखिएगा, सागरीय जल में घोल के रूप में लटके हुए रहते हैं। घोल के रूप में क्या होते हैं बच्चे, लटके हुए रहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखना है कि जो बड़े बड़े पदार्थ हैं वो तट के समीप हैं, और जैसे जैसे आप समुद्र में अंदर जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं बच्चे, तो जो महीन पदार्थ हैं वो ये देखा जा रहा है कि सागर के जल में घोल के रूप में क्या दिखते हैं, लटके हुए रहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो बच्चे इनका एक क्रम बनता है। याद रखिएगा कि बड़े पदार्थ तट के करीब है, और जैसे जैसे आप समुद्र में भीतर की ओर जाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो पदार्थ महीन होंगे और घोल के रूप में क्या रहेंगे, वो लटके हुए रहेंगे। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा कि इनका एक क्रम बनता है, तो आपको इनके क्रम को समझना है, तभी तो हमें इनका वो श्रेणीकरण मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इनका आपको क्रम बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं बच्चे, इनका क्रम। और इनका क्रम कैसे होगा, तट से सागर की तरफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, इसीलिए देखिए मैं यहाँ इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दे रहा हूं, इसको भूलिएगा नहीं बच्चे। ये इनका क्रम है तट से सागर की तरफ। तो इस क्रम को सभी बच्चे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले क्या मिलेगा, तो सबसे पहले बच्चे तट की ओर आपको मिलेगा गोलाश्म। जब गोलाश्म के बाद आप अंदर जाएंगे तो गोलाश्म के बाद आपको मिलेगी बजरी, बजरी के बाद मिलता है रेत, गोलाश्म, बजरी, रेत, फिर मिलेगा गाद, गाद के बाद मिलेगा बच्चे मृत्तिका, और मृत्तिका के बाद आपको मिलेगा पंख यानी के कीचड़। ये क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्रम को सभी बच्चे याद रखिएगा, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। गोलाश्म, बजरी, रेत, गाद, मृत्तिका, पंख, भूलेंगे नहीं। गोलाश्म, बजरी, रेत, गाद, मृत्तिका, पंख, यानी पहले तट के पास आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, गोलाश्म मिलेगा। देखिए मैं इसका इंग्लिश भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए गोलाश्म को क्या कहते हैं, हम कहते हैं बोल्डर, क्लियर है बच्चे। बजरी को कहते हैं ग्रेवल, ग्रेवल, रेत को कहते हैं बच्चे सैंड, क्लियर हो चुका, ठीक है। अब जो गाद है उसे कहते हैं सिल्ट, सिल्ट, मृत्तिका को कहते हैं क्ले, और पंख को क्या कहते हैं, मड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं। गोलाश्म, बजरी, रेत, गाद, मृत्तिका, पंख, बोल्डर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए बच्चे यहां अंत में क्या मिल रहा है, आपको पंख मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पंख हैं ये जरूर सागर में घोल की तरह क्या हुए हैं, लटके हुए हैं, भूलिएगा नहीं। ये सागर में क्या है बच्चे, ये जो पंख हो जाते हैं ये घोल की तरह एकदम लटके हुए दशा में आ जाते हैं, इतने बारीक होते हैं।
तो यहां पर पंख के भी प्रकार हैं जहां से सवाल बनते हैं। तो चलिए जरा हम इस पंख के प्रकार को भी अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो बच्चे याद रखिएगा कि पंख जो है अलग अलग रंग के होते हैं। तो ये जो रंग है उसी के आधार पे हम पंख के प्रकार भी बनाते हैं। पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूं और उसके बाद हम क्या करेंगे कि पंख के प्रकार को भी सीखेंगे। यहां तक मैंने आपको सभी कुछ समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब जरा पंख के प्रकार को भी सीख लें। और बच्चे एक बात याद रखिएगा कि जो भी मैं आपके नोट्स में लिखवा दूंगा प्रश्न आपको 100% मिल जाएंगे। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक एक चीज को अच्छे से केयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चे अब समझिए कि रंग के आधार पे पंख के प्रकार, किसके आधार पे? रंग के आधार पर। ये देखिए बच्चे, मैं आपको पंख के बारे में पढ़ा रहा था, तो याद रखना है कि रंग के आधार पर प्रकार, रंग के आधार पर प्रकार। इसका मतलब हो गया कि मुझे जो आपको पंख यानी मड का जो प्रकार बताना है वो किसके आधार पे बताना है? रंग के आधार पर। भूलिएगा नहीं बच्चे, किसके आधार पे? रंग के आधार पर। तो रंग के आधार पर जो पहला है बच्चे, हम उसे कहते हैं नीली पंख। पहले को क्या कहते हैं? नीली पंख। तभी बच्चे कहीं कहीं समुद्र आपको नीला नजर आने लगेगा, तो वो किसके कारण है? नीले पंख कहते हैं। अच्छा, अब ये प्रश्न बनता है कि नीली पंख कैसे बना? याद रखेंगे नीली पंख में लोहे के सल्फाइड और जैविक तत्व होते हैं। ये किसके कारण बनता है? तो हम सीधे कहेंगे लोहे के सल्फाइड, लोहे के सल्फाइड एवं जैविक तत्व। और क्या होते हैं इसमें? जैविक तत्व होते हैं, तभी पंख का रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। भूलिएगा नहीं, नीला पंख किसके कारण है? लोहे के सल्फाइड और जैविक तत्व के कारण ही बच्चे ये जो पंख है इसका रंग क्या हो जाता है? इसका रंग नीला हो जाता है। ठीक है, फिर है लाल पंख। नीला पंख के बाद अगला क्या है? लाल पंख। तो बच्चे लाल पंख अगर पूछा जाए कैसे है, तो सीधे कहेंगे लोहे के ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? लोहे के ऑक्साइड के कारण। यानी जो लाल पंख है वो लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल है। तो भूलिएगा नहीं, नीला पंख, लाल पंख, और बच्चे एक होता है हरा पंख, हरा पंख। अब हमें समझना है कि जो हरा पंख है, ग्रीन पंख, ये फिर हरा पंख कैसे बना? तो याद रखेंगे कि नीले पंख का रासायनिक अपक्षय के कारण ये बनता है। कैसे बनता है? तो हम सीधे कहेंगे नीले पंख के रासायनिक अपक्षय के कारण, नीले पंख के रासायनिक अपक्षय द्वारा। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि हरा पंख कैसे बना? जब नीले पंख का, यानी देख रहे हैं लोहे के सल्फाइड के कारण जो है, तो नीला पंख का रासायनिक अपक्षय होता है, और उस रासायनिक अपक्षय के बाद क्या हो जाता है बच्चे? पंख का रंग हरा हो जाता है। तो भूलेंगे नहीं कि ये हमारे पास 3 पंख हैं, नीला पंख, लाल पंख और हरा पंख। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? चलिए यहां बच्चे हमने जाकर स्थल जात निक्षेप को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। अब जो हमारा दूसरा निक्षेप है, सभी बच्चे याद करेंगे जैविक पदार्थ निक्षेप। चलिए अब हम जैविक पदार्थ निक्षेप पर चलते हैं। पहले ये सब मिटा दूं, ये सीख चुके हैं आप लोग। ओके, अब आते हैं जैविक पदार्थ निक्षेप पर। और देखिए एक एक चीज को एकदम बखूबी अच्छे से सीख लें ताकि हमें यहां पर कोई परेशानी नहीं हो। क्लियर है? आइए हम जैविक पदार्थ निक्षेप पर आते हैं। जैविक पदार्थ निक्षेप। क्लियर है बच्चे? ओके, अब जैविक पदार्थ निक्षेप, देखिए नाम से ही लग रहा है जैविक यानी बायोलॉजिकल। तो बच्चे ये जो पदार्थ है, पहले याद रखना है कि ये पदार्थ समुद्र से ही उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? तो याद रखना है कि ये जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ सागर से ही उत्पन्न होते हैं, ये बाहर से नहीं आते। क्लियर है? सागर से ही उत्पन्न होते हैं। ओके एवरीवन?
तो बच्चे एकदम सिंपल याद रखिएगा कि जो जैविक पदार्थ निक्षेप है, ये जो पदार्थ है ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये सागर से ही उत्पन्न होते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आते। यानी जैविक पदार्थ निक्षेप सागर से ही क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? जैसे सागरीय जीवों की हड्डियां, कोरल, वनस्पति अवशेष। मैं एग्जांपल्स भी आपको देते चलूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे सागरीय जीव की हड्डियां, जो बच्चे सागर के जो जीव हैं, ठीक है, सागरीय जीवों की हड्डियां हो गई, या कोरल हो गया जो आपको पिछली क्लास में समझाया, या जो वनस्पति हैं उसके अवशेष हैं, वही सब इसमें क्या है बच्चे? मिलते हैं। तो याद रखना है कि जैविक पदार्थ निक्षेप जो है ये कहीं बाहर से नहीं आते, ये सागर से ही उत्पन्न होते हैं। और सागर से ही उत्पन्न होते हैं, इनमें सागरीय जीव की हड्डियां होती हैं, कोरल होता है, और वनस्पति का क्या होता है बच्चे? अवशेष होता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इन्हें अभी हम दो भागों में बांटते हैं। यानी जैविक पदार्थ निक्षेप को भी कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया। याद रखेंगे, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। क्लियर हो गया? यानी जैविक पदार्थ निक्षेप के भी बच्चे कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए। अब देखते हैं इनके दो भाग कौन है। ठीक है, चलिए तो हम पहले भाग पर चलते हैं। जो पहला भाग है बच्चे, हम उसे कहते हैं नेरेटिक पदार्थ। नेरेटिक पदार्थ, नेरेटिक पदार्थ, नेरेटिक निक्षेप, जो नेरेटिक पदार्थ है। अब देखिए नेरेटिक पदार्थ क्या है? इसके अंतर्गत क्या है? जीवों के अस्थि पंजर और वनस्पति के अवशेष होते हैं। समझिएगा बच्चे कि इसमें क्या होते हैं? तो देखा गया कि इसमें जीवों के अस्थि पंजर यानी उनकी हड्डियां। तो हमने देखा कि नेरेटिक में जीवों के अस्थि पंजर एवं वनस्पति के अवशेष होते हैं। और क्या होते हैं? वनस्पति अवशेष होते हैं। भूलिएगा नहीं बच्चे कि जैविक पदार्थ निक्षेप को दो भागों में बांटा गया। पहले को कहा गया नेरेटिक पदार्थ। नेरेटिक पदार्थ में हम देख रहे हैं कि जीवों के अस्थि पंजर होते हैं और फिर इनके साथ क्या होता है? वनस्पति का अवशेष होता है। और इनका जमाव कहाँ होगा? मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तट पर। क्लियर है? फिर देखिएगा इनका जमाव मुख्य रूप से, इनका जमाव मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तट पर रहता है। सब पढ़ा दिया है बच्चे मैंने आपको। इसका जमाव मुख्य रूप से कहां रहता है? महाद्वीपीय मग्न तट पर रहता है। महाद्वीपीय मग्न तट पर क्या है? रहता है। क्लियर हो चुका? तो हमने देखा कि जो नेरेटिक पदार्थ का निक्षेप है इसमें जीवों के अस्थि पंजर और वनस्पति के अवशेष हैं, और इनका जो जमाव है ये मुख्य रूप से कहां है? भूलेंगे नहीं बच्चे, महाद्वीपीय मग्न तट पर है। इसका मतलब है गहराई कम है, क्योंकि मैंने कहा था ना महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई कम होती है। यानी जो नेरेटिक निक्षेप है वो कम गहराई में है। आप ऐसे ही सेंस लीजिए बच्चे कि जो नेरेटिक निक्षेप है वो कम गहराई पर है। क्यों? क्योंकि वो महाद्वीपीय मग्न तट पर है और इसमें जीवों के अस्थि पंजर और वनस्पति के क्या होते हैं? अवशेष होते हैं। यहां समझ में आया? अच्छा देखिए, और दूसरा है अगाध सागरीय पदार्थ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा दूसरा क्या है? अब दूसरे को समझिए बच्चे, अगाध या गंभीर, अगाध या गंभीर सागरीय पदार्थ है। अगाध या गंभीर सागरीय पदार्थ, मैंने सबका मतलब आपको बता दिया। अगाध या गंभीर क्या होता है? गहराई के सेंस में लेते हैं बच्चे। क्लियर है? इसे इंग्लिश में हम कहते हैं पेलाजिक मैटर। पेलाजिक मैटर। ठीक है, तो चलिए पहला नेरेटिक निक्षेप था, नेरेटिक पदार्थ। दूसरा था अगाध या गंभीर सागरीय पदार्थ। अब देखिए इसके अंदर बच्चे हम गहरे सागर में मिलने वाले शैवालों से निर्मित पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है? इसमें होता है बच्चे कि गहरे सागरों में मिलने वाले, गहरे सागरों में मिलने वाले शैवाल जो हैं बच्चे, उन्हीं से, शैवाल से निर्मित पदार्थों को शामिल किया जाता है। शैवाल से निर्मित
पदार्थों को शामिल किया जाता है। क्लियर हो चुका? तो भूलना नहीं है कि अगाध और गंभीर जो सागरीय पदार्थ हैं, इसमें क्या है, जो गहरे सागर में, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा है कि नैरेटिक निक्षेप जो है गहरे सागर में नहीं मिलते, वो जनरली तट के पास मिलते हैं। लेकिन जो अगाध सागरीय या गंभीर सागरीय है, इसका मतलब ही है गहरा सागर। तो याद रखना है बच्चे कि जो गहरे सागर में जो वनस्पति मिलती है, जो शैवाल मिलती है, उससे निर्मित हम पदार्थों को ही शामिल क्या करते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, अगाध या गंभीर सागरीय मैदान। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये पंख के रूप में होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे नजर आएंगे, ठीक है? तो भूलिएगा नहीं बच्चे, ये किसके रूप में रहते हैं, तो याद रखना है ये पंख के रूप में होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसके रूप में होते हैं, पंख के रूप में होते हैं, जिसे ऊज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊज कहा जाता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे ये ऊज शब्द नहीं भूलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अगाध गंभीर सागरीय जो पदार्थ है, ये पंख के रूप में रहते हैं, और इसी पंख को क्या कहा जाता है, ऊज कहा जाता है। तो सभी बच्चे आपको ये याद रखना है कि गहरे सागर का जो निक्षेप है, जो पंख के रूप में है, उस पंख के रूप के निक्षेप को ही हम भूगोल की भाषा में ऊज कहते हैं। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखना है कि अगाध या गंभीर सागरीय पदार्थ जो है आपको गहरे सागर में मिलने वाले शैवाल से बनते हैं। ये जनरली आपको पंख के रूप में रहते हैं, और इसी पंख को हम क्या कहते हैं, ऊज कहते हैं। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए मैं मिटाऊं बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं इसकी भी आपको अभी कैटेगरी करूंगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आते चले जाए। चलिए पहले ये मिटा दूं मैं। तो ये ऊज आपसे पूछा जा चुका है, ये तो भूलना नहीं है बच्चे कि गहरे सागर में जो पंख है, हम उसी को क्या बोलते हैं, हम उसी को ऊज कह देते हैं। क्लियर है? चलिए ना, अब एक बात याद रखना है कि चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें क्या करते हैं, अब दो भागों में बांटा जाता है। क्लियर है? तो बच्चे याद रखना है आपको कि चूना एवं सिलिका, चूना एवं सिलिका की मात्रा के आधार पर, चूना एवं सिलिका की मात्रा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। यानी कि जो अगाध सागरीय निक्षेप है उसे भी क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पूरी बात समझ में आ गई? तो भूलिएगा नहीं कि चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। किसे बच्चे? अगाध सागरीय निक्षेप को, पेलाजिक निक्षेप को, जिसे मैंने आपको ऊज अभी बताया, तो उसे हमने देखा कि चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए ये दोनों भाग कौन कौन से हैं? तो एक को कहते हैं चूना प्रधान ऊज। क्या कहते हैं एक को बच्चे? देखिए समझते चलिए, चूना प्रधान ऊज, चूना प्रधान ऊज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैलकेरियस ऊज, कैलकेरियस ऊज। तो पहले क्या है, चूना प्रधान ऊज। क्लियर हो चुका? ठीक है। अब देखिए चूने की अधिकता के कारण ये ज्यादा गहराई में नहीं पाए जाते, वरना चूना तो घुलने लगेगा। तो याद रखना है कि चूना की अधिकता के कारण, चूना की अधिकता के कारण ये ज्यादा गहराई में नहीं पाए जाते। इसका मतलब है कि ये कहाँ मिल रही है बच्चे, कम गहराई में। ठीक है, इस बात को भूलिएगा नहीं, ये कहाँ मिल रही है, कम गहराई में। यानी हमने चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा। एक को कहा चूना प्रधान ऊज, कैलकेरियस ऊज। इसमें चूना की अधिकता है, इसलिए ये ज्यादा गहराई में नहीं मिलेंगे। मिलेंगे कहाँ,
कम गहराई में, भूलिएगा नहीं बच्चे, कहां मिलेंगे, कम गहराई में मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन है, इसमें है बच्चे, एक है टेरापोड, देखिए एक का क्या नाम है, टेरापोड, देखिए ये सबसे सब इंपॉर्टेंट नाम है टेरापोड। अब ये टेरापोड किससे बनता है, इसमें मोलस्क जीव से निर्मित होते हैं। ठीक है, टेरापोड किससे बनता है, मोलस्क जीवों से बनता है, जिसको आप मोलस्का कहते हैं, मोलस्का जीवों से निर्मित है। यानी जो टेरापोड है वो मोलस्का से बना हुआ है और ये मूंगा क्षेत्र में मिलेगा, कोरल क्षेत्र में। ठीक है, भूलिएगा नहीं, मूंगा यानी के कोरल क्षेत्र में प्राप्त होता है, वहां पर ये आपको मिल जाएगा, कोरल क्षेत्र में, जो मैंने आपको कोरल भी पढ़ा है मूंगा, वहां पर क्या मिलेगा आपको, टेरापोड मिलेगा। ठीक है, टेरापोड के बाद बच्चे जो दूसरा है वो फिर हम इसके चूना प्रधान निक्षेप में एक और है, हम इसे कहते हैं ग्लोबेजरीना, ग्लोबेजरीना। अब ये जो ग्लोबेजरीना है दरअसल वो इसी ग्लोबेजरीना जीव के खोल से ही बनता है, ग्लोबेजरीना जीव के खोल से बनता है। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं कि चूना प्रधान जो ऊज है उसी में टेरापोड आता है और उसी में ग्लोबेजरीना आता है। टेरापोड मोलस्का जीव से बना हुआ है और ग्लोबेजरीना जीव से ही बना है। फिर टेरापोड कहाँ मिल रहा है आपको, मूंगा वाले क्षेत्र में, कोरल वाले क्षेत्र में प्राप्त होता है। और ये दोनों चूना प्रधान ऊज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, ये क्या है, चूना प्रधान ऊज है। क्लियर हो चुका, ठीक है। चलिए अब बच्चे फिर हम आते हैं, चूना प्रधान के बाद है दूसरा सिलिका प्रधान ऊज। यहां आपने समझ लिया कि मैंने दो भागों में बांटा था, चूना प्रधान ऊज ये आपको बता दिया। अब चलते हैं सिलिका प्रधान ऊज में। सिलिका प्रधान ऊज, देखिए जो सिलिका प्रधान ऊज है बच्चे, इसमें तो चूना है नहीं, इससे हम बोलते हैं सिलिशियस, सिलिशियस ऊज। क्लियर है ना। अब ये जो सिलिका प्रधान ऊज है ये कहां मिलेगा, तो आपने देखा कि चूना प्रधान ऊज तो कम गहराई में मिल रहा था क्योंकि चूना घुल जाएगा, तो याद रखिएगा इसमें चूने की कमी है और सिलिका की अधिकता है, इसलिए ये जल्दी नहीं घुलती और ये गहराई में मिलती है। तो बच्चे भूलना नहीं है कि इसमें क्या है, सिलिका की अधिकता है। समझते चलिए ताकि हमारे सारे प्रश्न अपने आप बनते चले जाएं। तो याद रखना है इसमें सिलिका की अधिकता है, इसमें सिलिका की अधिकता है। क्लियर है, क्योंकि देखिए सिलिका प्रधान यूज है तो इसमें सिलिका की अधिकता है, यह जल्दी नहीं घुलती। इनकी खूबी क्या है, यह जल्दी नहीं घुलती, यह जल्दी नहीं घुलती, अतः गहरे सागरों में, यानी गहरे जो सागर के गहरे भाग हैं बच्चे, गहराई में ये प्राप्त होती है, अतः गहरे भाग में प्राप्त होती है। गहरे भाग में क्या होती है, प्राप्त होती है, क्योंकि चूना तो घुल जाएगा, इसलिए चूना ज्यादा गहराई में नहीं गया, पर सिलिका की अधिकता होने के कारण क्या होता है बच्चे कि सिलिका जल्दी नहीं घुलती, इसलिए ये कहां मिल रहा है, तो ये गहरे भाग में प्राप्त होती है। क्लियर हो चुका। अच्छा फिर एक बात याद रखिएगा, ये ठंडे और गर्म दोनों सागरों में मिलती है, ये भी याद रखना है कि ये ठंडे एवं गर्म दोनों सागरों में पाई जाती है, दोनों सागरों में पाई जाती है। ये भी बात समझ में आ गई, यानी ये ठंडे सागर में भी मिलेंगे और ये गर्म, दोनों सागरों में आपको ये मिल जाएगा सिलिका प्रधान ऊज। अब देखिए सिलिका प्रधान ऊज में कौन कौन आता है बच्चे, इसमें एक आता है रेडियोलेरिया ऊज। पहले क्या आता है, रेडियोलेरिया, रेडियोलेरिया ऊज। यानी रेडियोलेरिया ऊज क्या है बच्चे, सिलिका प्रधान ऊज है
और ये कहाँ मिलता है? ये प्रशांत महासागर में अधिक क्षेत्रों में है। एक बात याद रखिएगा, ये ऊर्जा आपको प्रशांत महासागर के अधिक क्षेत्रों में मिलता है। ये प्रशांत महासागर के अधिक क्षेत्रों में, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि प्रशांत महासागर के अधिक क्षेत्रों में देखा गया है कि हमें रेडियोलेरिया ऊज मिल जाता है, ठीक है। ओके, रेडियोलेरिया ऊज हो गया और दूसरा हो गया बच्चे डायटम ऊज। डायटम ऊज, रेडियोलेरिया यूज और फिर डायटम ऊज। अब डायटम ऊज जो है बच्चे, ये अत्यंत सूक्ष्म पौधों से बने हैं, बहुत छोटे छोटे पौधों से, ठीक है। याद रखना है ये अत्यंत सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटे पौधों से बना है। यह अत्यंत सूक्ष्म पौधों से निर्मित है। क्लियर है? यानी बहुत ही छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बच्चे, ये ऊज, ये जो डायटम ऊज है उसी से बना, और इसमें सिलिका की मात्रा क्या है? ज्यादा है। और ये बच्चे उच्च अक्षांश के गहरे सागर में ये मिलता है। इसकी खूबी जान लीजिएगा कि ये जो है उच्च अक्षांश के गहरे सागर में, उच्च अक्षांश के गहरे सागर में खूब मिलता है। ये उच्च अक्षांश के गहरे सागर में, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि उच्च अक्षांश के गहरे सागर में आपको डायटम ऊज बच्चे पूरा मिलेगा। यहां आपको ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलिए, तो हमने यहां पर क्या किया कि जो जैविक पदार्थ में आपको निक्षेप बता रहा था, यहां पर मैंने इन सारे जैविक पदार्थ निक्षेप को आपको बखूबी मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए, अब हम अपने अगले निक्षेप पर चलते हैं। तो जो हमारा अगला निक्षेप है वो क्या है बच्चे? तो हमारा अगला निक्षेप है ज्वालामुखी। देखिए, ज्वालामुखी निक्षेप जो मैंने आपको बताया, तो ज्वालामुखी निक्षेप कुछ नहीं है, जहां जहां ज्वालामुखी का जो इरप्शन होता है तो उससे जो मैग्मा लावा होता है, वो मैं उसी की बात कर रहा था, ठीक है। तो वो वैसे जगह पर मिलेगा जहां जहां पर ज्वालामुखी का क्षेत्र हो, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा अजैविक पदार्थ निक्षेप। तो चलिए जरा अजैविक पदार्थ